हाय भाई, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर सीखने वाले हैं उसका नाम है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। बेसिक नॉलेज हम लोग को गवर्नमेंट बजट से टैक्स के बारे में सीखने को मिलता है। गवर्नमेंट बजट बनाया क्यों जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। बड़ी कन्फ्यूजन होती है इन सब में। और फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग सीखेंगे। और ये गारंटी है मेरी कि चैप्टर ख़त्म होते होते, वीडियो ख़त्म होते होते आपके पास कोई ऐसा डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो नीचे आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। कमेंट में आपको करना है कि भैया हमको ये समझ नहीं आया, आपको बाकायदा वो अलग से मैं समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ज़रूरी होती है कि आपको वो इच्छा हो सीखने की, तभी आप नीचे कमेंट भी करोगे, तभी आपको समझ में भी आएगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन उठा लो और जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ वो सब लिखते जाओ। वीडियो ख़त्म होते होते जो आपके पास तैयार होकर रहेगा वो इस चैप्टर का मूल मंत्र होगा और इसी से सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स की दुनिया में। ये हमारा टारगेट 200 में से 200 का टारगेट लेके चलते हैं। और साहब ये थोड़ा सा यहाँ पे 2 मिनट रुकूंगा, आपका समय चाहता हूँ। दी ड्रॉपर स्टूडेंट ये चैनल, इस चैनल को आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये चैनल अभी इस चैनल पे आप देख रहे होगे CUET से रिलेटेड कंटेंट आ रहा है, लेकिन ये जो जीवन है वो CUET का पेपर नहीं है, या फिर CUET के पेपर के अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इस जीवन में जो कि एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो छोटी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मिल के हम दोनों उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालेंगे, आप और मैं, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वरना आपकी मर्जी। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने भैया चैप्टर पे, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट, बजट तो हम सब बनाते हैं, चाहे हम घर में हों। पापा बजट बनाते हैं हमारे पूरे महीने का, और मम्मी बजट बनाते हैं कि क्या क्या खरीदना है, कैसे कैसे खरीदना है। एक जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्तों के साथ बाहर गए हो, आपको किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना है या किसी ठेले पे खाना, मतलब किसी ठेले पे खाना है, ठीक है। तो आपकी जेब में जितना पैसा है वो भी आप सोच के करते हो कि हाँ कौन से रेस्टोरेंट में जाना है या फिर ठेले पे खाना है। ये सारे डिसीजन आप लेते हो, तो आप भी बजट बनाते हो, ठीक है। और अगर आप इसे सब लोग रिलेट करेंगे कि अगर आप अपनी, सारे लड़के सॉरी रिलेट करेंगे, अगर आप अपने महिला मित्र के साथ जा रहे हो बाहर, कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे आपको ऊबर में बैठना है या फिर आपको ई रिक्शा में बैठना है, तो ये भी आप अपने पॉकेट में जितनी भी आपके पैसे होते हैं उससे आप डिसाइड करते हो, ठीक है। तो इसी को हम लोग बजट कहते हैं। बजट जैसे कि यहाँ पे एक ये घर का बजट होता है कि ग्रॉसरी, हाउस लोन, ट्रैवल, कार, मेडिसिन, ये सब घर का बजट होता है। लेकिन इस चैप्टर में जो हम लोग बात कर रहे हैं गवर्नमेंट बजट की, गवर्नमेंट बजट जो बनाती है वो 1 फरवरी को आता है। फाइनेंस मिनिस्टर पूरे पार्लियामेंट में अनाउंस करती हैं और वो टेलीकास्ट होता है लाइव 1 फेब को। क्या हो गया भाई, 1 फेब को किया जाता है, ठीक है, टेलीकास्ट गवर्नमेंट बजट फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया की? फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की निर्मला सीतारमण जी, और आपको ये पता होगा, ठीक है। अब बात करें तो बजट हर कोई बनाता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो। लेकिन जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। इसको हम लोग यूनियन बजट भी बोलते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट बजट क्या है। गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट होता है, जैसे ये स्टेटमेंट है एक्सपेक्टेड रिसीट्स का और एक्सपेक्टेड खर्चों का, एक्सपेंडिचर्स का। यहाँ से इतना पैसा मिलेगा और यहाँ पे खर्च होगा। ये सारे खर्चे हम लोग साल के पूरे डिसाइड कर लेते हैं हमारी गवर्नमेंट। एक्सपेक्टेड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जो सोचा है उतना ही होगा। कई बार ज़्यादा खर्चा भी हो सकता है, कई बार कम खर्चा हो सकता है, ठीक है। तो वो एक्सपेक्टेड रहता है, कुछ यहाँ पे पक्का नहीं है। फ्यूचर में क्या होने वाला है किसी को पता थोड़ी है, तो एक्सपेक्टेड ही यहाँ पे होता है।
और एक फिस्कल ईयर में का ये बजट होता है, 1 साल का। फिस्कल ईयर कहाँ से कहाँ तक होता है भैया? 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे भाई आता है कि गवर्नमेंट बजट बनाते क्यों है, क्या उसके पीछे का कुछ ना कुछ होता है। कुछ भी होता है हमारे, अगर चीज़ में कुछ भी हमारे ज़िंदगी में होता है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे का रीज़न होता है ना। जैसे कि गवर्नमेंट अब बजट बना रही है तो वो क्यों बना रही है, तो ये भी जान लेते हैं हम लोग। मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस क्या होती हैं? ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस वो इंटरप्राइजेस होती हैं जो सोशल वेलफेयर या फिर पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती हैं, और इनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो उनको, उन पब्लिक सेक्टर को मैनेज करना, साथ ही में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब कि क्या, ये जो ग्राफ है समझ लो ये इकॉनमी, इसमें जो वो कभी ऊपर कभी नीचे इतना ज़्यादा जो है फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे ऐसे अगर रहेगा तब ठीक है, अगर ये ऐसे रहता है तो ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत होगा तो ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन बन जाएगी तो पता है क्या है, तो इसका मतलब ये है ना ग्रोथ हो रही है ना कुछ, ग्रोथ हो ही नहीं रही, मतलब कि स्टेबल चल रही है, तो वो भी खराब होता है। हल्का सा अप डाउन हल्का रहना चाहिए, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, मतलब कि भैया जो अमीर है इंसान और गरीब इंसान है, इनके बीच की जो क्या कहते हैं, इनके डिस्पोजेबल इनकम में जो डिफरेंस है उसको सरकार कम करने की कोशिश करती है, इसलिए बजट बनाती है। ठीक है, कैसे करती है ये? देखो, जो अमीर लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टैक्स हर चीज़ में लगा देती है। जैसे कि कुछ भी अगर महंगा गाड़ी वाड़ी खरीद रहे हो, कुछ भी महंगी चीज़, महंगा सामान खरीद रहे हो, तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगा देती है और इनकी इनकम पे भी ज़्यादा टैक्स होता है। जो गरीब आदमी है उसकी इनकम पे ना टैक्स होता है और ऊपर से सब्सिडीज़ भी देती है, जिसकी वजह से उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है और इनकी डिस्पोजेबल इनकम हल्की सी कम हो जाती है, तो इनके बीच का डिफरेंस कम हो जाता है। ठीक है, अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है वो आपको बता दूं। तो डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो इनकम आपको खर्च करने के लिए होती है। फॉर एग्जांपल, आपकी महीने की इनकम है 30,000 रुपये, 30,000 रुपये आपकी इनकम है। क्लियर है? अब इसमें से आपने 6,000 दे दिए, कहाँ 6,000 दे दिए आपने टैक्स, टैक्स दे दिए 6,000, आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा 24,000। ठीक है, आपके पास 24,000 बचा। ये जो 24,000 है ये इसको कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। अब इसको आप खर्च कर सकते हो, ये आपके खर्च करने के लिए, इसको कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि जो मान लो कि कुछ चीज़ें होती है जैसे कि जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं, जैसे कि दारू और शराब और ड्रग्स और तंबाकू और पता नहीं क्या क्या क्या। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पे ज़्यादा सरकार टैक्स लगाती है, और वो टैक्स से जो मिलता है, टैक्स से जो पैसा मिलता है वो उन प्रोडक्शन करने वालों को सब्सिडीज़ दे देती है, जैसे कि जो देश के मतलब कि इकोनॉमी में सही काम कर रहे हैं, जैसे कि खादी कोई बना रहा है, ठीक है, तो उसको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो चाहती है सरकार कि जितने भी अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं, जितना भी अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, तो इकोनॉमी में कुछ वैल्यू क्रिएट कर रहा है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो कि उसकी प्रोडक्शन बढ़े और इन सब की प्रोडक्शन कम हो। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा टैक्स लगाती है, और वही टैक्स से जो मिलता है वो इनको सब्सिडीज़ या ग्रांट या कह लो कि इनका प्रोडक्शन बढ़ाती है, सिंपल सी बात। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्टिव्स अब हमने पढ़ लिए। गवर्नमेंट बजट में जैसे मैंने बताया 2 चीज़ें लिखी जाती हैं, हमारे एक्सपेक्टेड रिसीट और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। तो जो रिसीट होती हैं साहब, वो 2 तरह की होती हैं, 2 तरह की होती है। एक होता है कैपिटल रिसीट, एक होता है रेवेन्यू रिसीट। अब समझो, रिसीट मतलब होता है पैसा आना, पैसा आना। तो पैसा आपके पास कब आता है? पैसा आपके पास 2 चीज़ों से आता है, या तो आप अपना कोई एसेट लगाते हो, बेच देते हो, तो या तो आपका एसेट कम होगा तब पैसा आएगा,
या तो आपने किसी से कर्जा ले लिया यानी कि लाइबिलिटी को बढ़ा दिया है, तो आपका पैसा आएगा। ठीक है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम तो, जैसे कि कोई अगर जॉब कर रहा है तो उसका ना तो पैसा, मतलब कि ना तो कोई सामान बिक रहा है, ना तो एसेट कम हो रहा है, ना तो लाइबिलिटी आ रही है, तो उसके पास तो पैसा आ रहा है। तो उस केस में अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो उस केस में मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। उस जैसे कि आप लोग मान लो एक कंपनी में काम करते हो, 8 घंटे की नौकरी करते हो, और फिर आपको हर महीने की पहली तारीख पे आपकी इनकम आ जाती है। तो आपने हर दिन 8 8 घंटे करके कितना टाइम लगा दिया उस पैसे को जमा करने में, उस पैसे को आप तक पहुंचने में। तो वो जो टाइम आपने दिया है, उस टाइम को हम लोग एसेट कहते हैं। उस टाइम को हम लोग एसेट कहते हैं। आप उसको एसेट मानो, ठीक है, आप उसको एसेट मानो, उस टाइम को, जो टाइम आपने दिया है उस पैसों को कमाने में। ठीक है, तो समझ गए। तो क्या बोलना चाह रहा हूँ, जब हमारे रिसीट मतलब पैसा आना, और पैसा कब आता है, जब तो या तो हमारे एसेट कम होते हैं या तो हमारी लायबिलिटी बढ़ती है। ठीक है। अब इसी रिसीट में दो तरह के रिसीट्स होती हैं, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट वो रिसीट होती है जिससे ये होता है, जिससे या तो एसेट बढ़ती हैं और या तो लायबिलिटी, या तो एसेट कम होती है या तो लायबिलिटी बढ़ती है। ठीक है। और रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होती है जिससे ना तो एसेट कम होती है ना ही लायबिलिटी बढ़ती है। क्लियर है। कैपिटल रिसीट वो रिसीट होती है जिससे या तो एसेट कम होती है या तो लायबिलिटी बढ़ती है, लेकिन रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट है जिनसे ना तो एसेट्स कम होते हैं ना तो लायबिलिटी बढ़ती है। क्लियर है। कैपिटल रिसीट के अगर एग्जांपल की मैं अगर आपको बताऊं, तो जैसे कि रिकवरी ऑफ लोन, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट शब्द आपको समझना पड़ेगा। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब, इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने सुना है, इन्वेस्टमेंट मतलब आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया, ये कंपनी है, आपने उस कंपनी में पैसा लगाया, कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है। आपने उस कंपनी में पैसा लगाया तो आपको उस कंपनी के शेयर मिल गए। जैसे कि ये कोई इंसान है, और यहाँ बना देता हूँ, ये इंसान है, ठीक है, ये इंसान है। अब अब क्या है कि इसने इस कंपनी के शेयर खरीदे, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गई इसकी। इस कंपनी ने अपने शेयर इसको बेचे, इस कंपनी ने अपने शेयर इसको बेचे, तो इस कंपनी के लिए क्या हुआ, इस कंपनी के लिए वो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, ये डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। क्लियर है। लेकिन जब हम यहाँ पे गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम किसी भी कंपनी की बात ऐसे ही नहीं कर रहे। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर की कंपनी, पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हर कंपनी का यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट नहीं काउंट किया जाता है, खाली पब्लिक सेक्टर की कंपनी का ही डिसइन्वेस्टमेंट काउंट किया जाता है। बोरोइंग्स है भैया, अगर तुमने उधार पैसा ले लिया है तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी लायबिलिटी बढ़ेगी। डिसइन्वेस्टमेंट क्या, तो तुम्हारा एसेट तो कम हो गया ना। इन्वेस्टमेंट का उल्टा डिसइन्वेस्टमेंट होता है। क्लियर है। इन्वेस्टमेंट का उल्टा डिसइन्वेस्टमेंट होता है, और पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। क्लियर है। रेवेन्यू रिसीट में थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा और बढ़िया चीज़ें यहाँ पे सीखने को हमें मिलती। रेवेन्यू रिसीट में दो तरह की रिसीट्स होती है, एक होती है टैक्स रिसीट, एक होती है नॉन टैक्स रिसीट। नॉन टैक्स रिसीट मतलब क्या होता है, जैसे कि फाइन हो गई, फीस हो गया। एस्चीट, एस्चीट क्या होता है, जिस मान लो ये एक ज़मीन है, ये एक ज़मीन है, ये एक ज़मीन है, तो इस ज़मीन का कोई भी मालिक अब नहीं बचा है। ठीक है। इस ज़मीन का जैसे कि कोई भी मालिक अब नहीं है। ये ज़मीन पहले एक इंसान की थी, वो इंसान अब नहीं है, और उसके आगे पीछे कोई नहीं था, तो ये ज़मीन अब किसी के नाम नहीं है। ठीक है। जिस इंसान के नाम थी वो तो है नहीं अब, तो ये जो ज़मीन है ये गवर्नमेंट की हो जाती है। किसकी हो जाती है, गवर्नमेंट की हो जाती है। तो इसको हम लोग एस्चीट कहते हैं। जैसे कि ताजमहल, ताजमहल किसी का तो है नहीं, इसीलिए गवर्नमेंट का है। ठीक है। डोनेशन कोई दे देता है, इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस, या फिर इंटरेस्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ों से, ये सारी चीज़ें टैक्स रिसीट, नॉन टैक्स रिसीट में आती हैं। और अगर टैक्स रिसीट में बात करें तो टैक्स में थोड़ा सा और अंदर जाना पड़ेगा। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक आता है जिससे रिलेटेड मेरे वाइवा में मेरे से सवाल पूछा गया था। पूछा था कि क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स।
तो सब आपसे अगर कोई ये सवाल पूछे तो उनको बताना डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन जिस इंसान पे वो लगा है टैक्स वही इंसान पे करता है। जिस इंसान पे लगा है वो टैक्स वही इंसान पे करता है उस टैक्स को। और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है कि जिस इंसान पे लगा है वो टैक्स वो पे नहीं कर रहा है बल्कि दूसरा ही इंसान पे किए दे रहा है। इसको कहते हैं कि बर्डन किसी और पे और उसको पे कोई और कर रहा है, कोई और ही इंसान पे कर देता है। तो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि बर्डन इसका शिफ्ट किया जा सकता है इनडायरेक्ट टैक्स का, और डायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जिस पे लगा है उसी को देना है और इसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। डायरेक्ट टैक्स पाता है इनकम, जिसकी इनकम है उसी का टैक्स है। पता है आप लोग को कि अपने पापा से कभी भी पूछना कि भाई इनकी जो इनकम होती है ना वो डायरेक्ट कट के आती है, जहाँ पे ऐसे जहाँ पे वो काम करते हैं जिस भी कंपनी में, उस कंपनी से कट के आती है। इसको कहते हैं टीडीएस। ये हमारे चैनल वाला टीडीएस नहीं है, इसको कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब कि ये पहले नहीं था, जब ये नहीं था तो सरकार को बड़ी दिक्कत होती थी कि भैया किस किस से टैक्स वसूलें। लोगों को पकड़ पकड़ के टैक्स लेना पड़ता था, कोई बच भी जाता था। तो सरकार ने ये बड़ा दिक्कत वाला, सरकार को बड़ी दिक्कत हुई इसमें। तो सरकार ने क्या किया कि टीडीएस लाया, और टीडीएस में जहाँ से इनकम वो उनकी आ रही है, जैसे कि जिस कंपनी में, एक कंपनी में 100 लोग काम करते हैं, तो सरकार ने कहा कि कहाँ 100 लोगों को पकड़ेंगे, इस कंपनी से ही डायरेक्ट इनकी इनकम का काट लेते हैं। इसको कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जहाँ से वो इनकम आ रही है वहीं से टैक्स ले लेते हैं डायरेक्ट, तो इन लोग को 100 लोग को पकड़ना नहीं पड़ेगा। तो इसको कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा अकाउंट्स में, ठीक है। और अगर कॉमर्स के आप भाई कॉमर्स पढ़ते हो तो ये तो पता ही होगा आप सभी को, ठीक है। कॉरपोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सारे टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टैक्स आते थे, सेल्स टैक्स हो गया और भी कई तरह के टैक्स होते थे। सारे टैक्स को हटा के जीएसटी कर दिया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कैसे इनडायरेक्ट टैक्स है, ये कई बार लोगों को समझ नहीं आता, ठीक है। मैं समझाता हूँ। तो स्वागत है आप सभी का, मतलब कि सॉरी आप दोनों का, खुद की एंड कुकू का। ये हर वीडियो में हमारे आते हैं ताकि आप सभी को बढ़िया से समझा सकें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करा सकें एग्जाम्पल के द्वारा। तो आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स कैसे। एक काम करो, आप जो मैं आपसे बोल रहा हूँ वो काम करना है आप सभी को। क्या करना है आप सभी को कि आपके आसपास कोई भी पैकेट पड़ा हुआ है, चाहे वो चिप्स का पैकेट है, कुरकुरे का पैकेट है, नमकीन का पैकेट है, बिस्किट का पैकेट है, निरमा का पैकेट है, किसी भी चीज़ का पैकेट है, उस पैकेट को, उस रैपर को लेके आओ और उस रैपर के पीछे देखना जहाँ पे प्राइस उसका लिखा हुआ है। मेरे पास एक नटखट का पैकेट है, ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे सामने रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप जहाँ पे प्राइस लिखा होता है, प्राइस के नीचे छोटा छोटा देखना कि लिखा होता है इंक्लूडेड ऑफ ऑल टैक्सेस। क्या लिखा होता है? इंक्लूडेड ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब कि समझो ये जो टैक्सेस है ये किसको देना चाहिए था? ये सेल्स जो बेच रहा है, इसने मुझे ये बेचा है, ये उसको देना चाहिए था, लेकिन ये किसने दे दिया? ये मैंने दे दिया। कैसे दिया समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे बुज की एक शॉपकीपर है, इसकी एक दुकान है, गुप्ता जी जनरल स्टोर, इसकी एक दुकान है, गुप्ता जी जनरल स्टोर, ठीक है, एक दुकान है बढ़िया। यहाँ पे लड़ियाँ चिप्स की लटक रही हैं, ये भी बढ़िया, यहाँ पे लड़ियाँ चिप्स की लटक रही हैं, ये दुकान है साहब, ठीक है। और ये बुट्टी की दुकान है, गुप्ता जनरल स्टोर। अब क्या है कि यहाँ पे कुकू आती है और कहती है कि एक चिप्स दे दो। तो चिप्स था 20 रुपए का। चिप्स कितने का था? 20 रुपए का। चिप्स खाया इसने बढ़िया एकदम आराम से, चिप्स खा लिया। तो अब चिप्स खा लिया। अब देखा बुच्ची ने कि जब उसके पीछे, मतलब कि सॉरी कुकू ने, पैकेट के पीछे क्या है? लिखा है 20 रुपए का प्राइस है और इंक्लूडेड ऑफ ऑल टैक्सेस नीचे लिखा हुआ है, ठीक है।
तो ये जो पैसा था 20 रुपये में इंक्लूडेड था, टैक्स इंक्लूडेड था। जो जीएसटी लगाया ना, जो टैक्सेस की बात हो रही है वो जीएसटी की बात हो रही है, ठीक है। तो वो बीएसटी में इंक्लूड करके किसने दे दिया? कुकू ने दे दिया। किसको देना चाहिए था? बुटकी को देना चाहिए था। हाँ, जब बुटकी ने वो खरीदा होगा होलसेल में चिप्स, जब बुटकी ने खरीदा होगा बहुत सारे चिप्स, जब वो बुटकी ने खरीदे होंगे बेचने के लिए, तो भले ही बुटकी ने पहले वो टैक्स भरा हो, ठीक है, बुटकी ने भले ही वो टैक्स पहले भरा हो, लेकिन बुटकी ने जब भरा तो उसके पास तो वापस आ गया ना पैसा। उसके पास किसने दे दिया? कुकू ने दे दिया उसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ कि कुकू ने टैक्स भर दिया ना। तो देना किसको था? जो बेच रहा है सामान। लेकिन किसने दे दिया? जो खरीद रहा है सामान। तो ये शिफ्ट हो गया ना बर्डन, इस बर्डन को शिफ्ट हो गया ये, तो इसी वजह से ये इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। अब इतनी लंबी गाथा सुना के, इतनी लंबी गाथा बढ़िया सा एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ, ठीक है। इतना फ्री में तो कोई नहीं करेगा आपके लिए। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना, ताकि आप जब कमेंट में बताओगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, तो मेरे हिसाब से फिर मेरे को लगता है कुछ कि फिर क्या होता है कि इंटरेक्शन बहुत बढ़िया होता है। एक तो यार बात ये है ना कि आप मेरे चैनल पे अभी लाइव जाने का अभी ऑप्शन इनेबल हुआ नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप सब्सक्राइब करते जाओगे वैसे वैसे आप जब बोझ आएंगे नज़दीक में, तो बोझ में कोई नहीं होता आपके पास, आपके दोस्त भी आपका कॉल नहीं उठाएंगे बोझ में, ठीक है। तो आप उस लाइव सेशन में सारी बातें हम लोग रिलैक्स होके करेंगे, अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो, ठीक है। वरना आप देखते हैं कि लाइव आते हैं कि नहीं आते हैं, आप पे डिपेंड करता है, आप करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। कस्टम ड्यूटी सारे ये इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। क्लियर है? इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स क्लियर है? बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स पे भी आ जाते हैं। रिसीट की बात कर लिया, अब एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। वैसे ही दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जैसे कि रिसीट मैंने आपको बताया था कि या तो एसेट कम हो रहा होगा या तो लाइबिलिटी बढ़ रहा होगा, तभी पैसा आएगा। अब जब एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जा रहा है, तो पैसा जाएगा कब? या तो हम कोई एसेट खरीद लें, या तो हम अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट कर दें, तभी तो पैसा जाएगा। भैया कोई चीज़ खरीद लो तब पैसा जाएगा, या तो अपनी लाइबिलिटी अपने जो आपने लोन लिया है वो चिट्टा कर दो तो पैसा जाएगा, ठीक है। या तो एसेट बढ़ेंगे या तो लाइबिलिटी कम होगी। अब अगर ये हो रहा है, ये चीज़ हो रही है, तब तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर ये नहीं हो रहा है, ना तो लाइबिलिटी कम हो रही है, ना ही एसेट बढ़ रहा है, तब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सेम टू सेम, बिल्कुल रिसीट की तरह, ठीक है। अब इसमें कुछ ज़्यादा देखना नहीं है, इसमें आपको खाली एग्जांपल अगर आपको एक दो पता हो तो हो जाएगा काम आपका। एक्वाइजिशन ऑफ मशीनरी को खरीदा, और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बढ़ रहा है, ठीक है, एसेट बढ़ रही है, पैसा जा रहा है। हॉस्पिटल बिल्डिंग, रीपेमेंट ऑफ लोन, मतलब कि लोन लिया था उसको अब वापस कर रहे हैं तो लाइबिलिटी कम हो गई, तो ये सारे आ जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इंटरेस्ट, हमने लोन मतलब कि हमने क्या किया, हमने लोन दिया था, ठीक है, हमने लोन दिया था और उसका क्या कहते हैं, सॉरी, हमने लोन जैसे कि लिया था, हम एक इंसान है उसने लोन लिया, अब हमने लोन लिया तो उसका लोन का पैसा नहीं दे रहे हैं उसको, हम क्या दे रहे हैं, उसका इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो जब इंटरेस्ट दे रहे हैं तो क्या हमारी लाइबिलिटी कम हो जाती? नहीं, लाइबिलिटी तो उतनी है, इंटरेस्ट पेमेंट हो रही है भैया, तो लाइबिलिटी जहाँ कम नहीं होगी वो भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट पे करोगे तो लाइबिलिटी कहाँ कम होगी, इसलिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सब्सिडीज है, एक्सपेंसेस और कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, टैक्स को कलेक्ट करते हैं तो भाई खर्चा होता है, डोनेशन आ जाए, पेंशन देना होता है, तो इससे ना तो हमारे एसेट बढ़ते हैं ना तो लाइबिलिटी कम होती है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब सब तीन तरह के बजट की सिचुएशन हो सकती है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे पेन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और ये मैंने बनाया एक स्टेटमेंट, ये हाइपोथेटिकल है, मेरे को पता नहीं है कि कैसा बनाया जाता है। तो मान लो यहाँ पे मैंने लिखे अपने एक्सपेंसेस, तो पापा इतना मोटा पेन,
पतला कर देता हूँ। ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर है, मतलब ये रिसीट है साहब, ये रिसीट है। ठीक है, अब मान लो हमारे पास एक्सपेंडिचर है 100 रुपये, खर्चा हमको करना है 100 रुपये और हमारे पास आ रहे हैं 80 रुपये, तो ये तो हमारा घाटा हो रहा है। तो इसको हम लोग डेफिसिट बजट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? डेफिसिट बजट। इस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग डेफिसिट बजट। और अब यही उल्टा कर दो, अगर मान लो, अगर मान लो ये एक्सपेंडिचर हो रहा है 80 रुपये और जो रिसीट है हमारी वो है 100 रुपये, तो यहाँ तो फ़ायदा हो रहा है, खर्चा कम हो रहा है, पैसे ज़्यादा आ रहा है, तो इसको कहते हैं सरप्लस बजट। अब मान लो इधर भी 100 है, खर्चा भी 100 हो रहा है और पैसे भी 100 ही आ रहे हैं, ये 6 नहीं है, ये 0 है, तो इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड बजट। हम लोग बैलेंस बजट कहते हैं। ये 3 सिचुएशन हो सकती हैं। अब आओ अपने नोट्स पे, यहाँ पे समझाता हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे समझाता हूँ आपको। बैलेंस बजट वो बजट होता है जहाँ पे टोटल रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर हमारा इक्वल हो। सरप्लस बजट यानी कि हमारे रिसीट ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर हमारा कम है। ठीक है। डेफिसिट बजट वो बजट होता है जहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और हमारे पास पैसा कम आ रहा है, मतलब कि रिसीट हमारे कम है। ये दोनों को आपको ये तीनों ही वैसे आप समझ गए होंगे। इन दोनों के इस मतलब कि बैलेंस बजट और सरप्लस बजट के लिए इतना काफ़ी तक जितना मैंने आपको बताया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना। डेफिसिट बजट की गहराई में चलते हैं। डेफिसिट बजट 3 तरह के डेफिसिट बजट हो सकता है। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है फिस्कल डेफिसिट, एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। इन सभी को समझाने के लिए आपको थोड़ा सा सिचुएशन की समझनी पड़ेगी। जैसे कि डेफिसिट बजट होता है जिसमें हमारा टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और टोटल रिसीट कम होती है। वैसे ही रेवेन्यू डेफिसिट होता है जहाँ पे हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और जो रेवेन्यू रिसीट है वो कम होती है। ठीक है। अब आप कहोगे कि ऐसा तो कैपिटल भी है, कैपिटल डेफिसिट भी हो सकता है, तो ऐसा कोई टर्म बना नहीं है अभी। अगर वो होता तो आप ज़रूर पढ़ते उसको, तो ऐसा टर्म तो है नहीं अभी कुछ सिस्टम। ठीक है, अभी ये आपको समझना है। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट भाई आप ये समझो कि सरकार का खर्चा है 100 रुपये, सरकार का खर्चा है 100 रुपये और आ रहा है सरकार के पास 80 रुपये, लेकिन खर्चा तो 100 रुपये है। ठीक है, खर्चा 100 रुपये है, तो ये जो 20 रुपये है ये सरकार कहाँ से लाएगी? या तो किसी से उधार लेगी सरकार, या तो आरबीआई से ले लेगी, या तो फॉरेन गवर्नमेंट से ले लेगी, कहीं से ना कहीं उधार लेगी। तो जो उधार लेना पड़ रहा है यहाँ पे 20 रुपये जो उधार लेना पड़ रहा है, इस उधार को क्या बोलते हैं? इस उधार को बोलते हैं बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? अब प्राइमरी डेफिसिट वो डेफिसिट होता है कि ये बताता है फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट के बीच का डिफरेंस। मतलब कि क्या? देखो, फिजिकल डेफिसिट क्या बताता है? फिजिकल डेफिसिट बताता है कि बोरोइंग्स कितनी है सरकार की, कितने उसको लोन लेना है, कितना उधार लेना है, ये फिजिकल डेफिसिट है। और फिजिकल डेफिसिट में एक चीज़ इंक्लूड होती है, पता क्या? इंटरेस्ट कितना देना है उस लोन के बदले में, ये इंक्लूड होता है, इंटरेस्ट कितना देना है। लेकिन जो प्राइमरी डेफिसिट है इन दोनों को अलग करती है। मतलब कि फिजिकल डेफिसिट में अगर फिजिकल डेफिसिट से हम लोग हटा दें इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पेमेंट, तो हमारे को क्या मिलता है? हमारे को मिलता है प्राइमरी डेफिसिट। क्लियर है? अब चलते हैं इन तीनों की गहराई में, और चैप्टर का बस यही अंत है। इससे रिलेटेड अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो क्या क्या होता है, क्या क्या सरकार को करना पड़ता है। अगर फिजिकल डेफिसिट है तो क्या करना पड़ता है, अगर प्राइमरी डेफिसिट है तो क्या करना पड़ता है। बस ये तीनों चीज़ ऐसे ही आपको पता चलेंगी, चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट जैसे कि मैंने बताया आपको, वो डेफिसिट होता है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट के बीच का डिफरेंस बताता है। मान लो रेवेन्यू रिसीट है 100 रुपये, लिख देता हूँ यहाँ पे 100 रुपये, और जो क्या कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 100 रुपये, रेवेन्यू रिसीट है 80 रुपये। तो ये जो भैया है ये 20 रुपये का जो घाटा है ये माइनस में चला गया, इसको कहते हैं हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट।
ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर है? अगर रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो क्या क्या करना पड़ता है सरकार को, वो आप कर मैं आपको बताऊं। तो इसके इम्प्लीकेशन उसको कहते हैं, इम्प्लीकेशन ऑफ ये भैया ये क्या हो गया, अरे भाई साहब जरा कम हो जा। हाँ, इसको हम लोग कहते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, जो मैं आपको बुक से बताऊंगा। ठीक है, और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं। हम्म, ये रहा इम्प्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। थोड़ा सा मोटा करते हो, बाप रे। हाँ, क्या लिखा है? इट इंडिकेट्स द inability of government to meet its regular and recurring expenditure in the proposed budget। ये गवर्नमेंट की रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंडिचर को पूरा करने में जो सक्षम नहीं है गवर्नमेंट, उसको बताता है। क्या बताता है? दूसरा, इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिस सेविंग। डिस सेविंग क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। डिस सेविंग मतलब सेविंग क्या होता है? सेविंग क्या होता है कि 100 रुपये हमारे पास, हमारी इनकम है भैया, हमारी इनकम, हमने कमाया 100 रुपये, हमने कमाया 100 रुपये और हमने खर्चा कर दिया 80 रुपये, तो हमारे पास जो 20 रुपये बचा, हमारे पास 20 रुपये जो बचा, हमारे पास 20 रुपये जो बचा, ये हमारी सेविंग हो गई, हमने बचा ही तो लिया उसे। ठीक है, अगर इसी को उल्टा कर दो, 80, मान लो 80 रुपये हम कमाते हैं और 100 रुपये हम खर्च करते हैं, तो ये -20 हो जाएगा, और ये -20 जो आया है इसको हम लोग डिस सेविंग कहते हैं, मतलब नेगेटिव में चली गई, इतना कमाया भी नहीं था। और ये डिस सेविंग कहाँ से आता है? ये डिस सेविंग आता है हमारी पास्ट सेविंग से। ठीक है, हमने कुछ बचाया होगा पहले, उससे हम लोग खर्चा कर रहे हैं, तो ये वहाँ से आता है। ठीक है, इट ऑल्सो इम्प्लाइज that the government has to make up this deficit from capital receipt through borrowing or disinvestment। मतलब कि इसको, इस जो ये जो डेफिसिट है, इसको गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा कि इसको सही करना पड़ेगा, या तो बोरोइंग से, या तो भैया वो उधार ले ले किसी से, या तो अपने पब्लिक सेक्टर के शेयर बेचे, इसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ये सब गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, और कैपिटल रिसीट इसको कहते हैं। ठीक है, ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आप मोटा मोटा यही समझ सकते हैं, या फिर आप ये दोनों भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने ये तीन के अलावा और तो कभी किसी एग्जाम में मैंने नहीं देखा। ठीक है, और या पढ़ ज़रूर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी अब कर रहा हूँ। ठीक है, अगला आते हैं, अगला आता है फिस्कल डेफिसिट। ये क्या शो करता है? ये शो करता है हमारे क्या कहते हैं, बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट को। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा फिस्कल डेफिसिट टोटल इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, बोरोइंग्स को हटा के जितना खर्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट की इम्प्लीकेशन क्या हो सकती है वो भी समझना जरूरी है, वो भी तो समझना जरूरी है। फिस्कल डेफिसिट की इम्प्लीकेशन ये हो सकती है, इससे इन्फ्लेशन हो सकता है, इससे hampers the future growth, borrowings increase the financial burden for the future generation, it adversely affect the future growth and development prospect of the government। मतलब कि ये शो करता है, इंक्रीज कर देता है, मतलब कि वो जो फिस्कल डेफिसिट है वो इंक्रीज कर देता है फाइनेंशियल बर्डन फ्यूचर जनरेशन में। तो इससे क्या होता है, फ्यूचर ग्रोथ और डेवलपमेंट में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। डेट ट्रैप बहुत सुना होगा इसके बारे में आपने। डेट ट्रैप क्या होता है? डेट ट्रैप वो होता है, जैसे कि समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए, मुझे लगता है अलग ही एक स्लाइड बना लेनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ये आप यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, समझाता हूँ। ये एक इंसान है,
ये एक इंसान है, इसने मान लो किसी से उधार लिया है, ठीक, किसी और से उधार लिया है। अब ये जो मान लो फिर से मतलब कि इतना पैसा उसके पास नहीं हो जाता, जैसे कि मान लो एक इंसान ने इसको उधार दिया था, ये कोई इंसान है जिसने इसको उधार दिया था, मान लो उधार का जो पैसा था वो खत्म हो जाता है, और अब समय पूरा हो रहा होता है कि जो इसने इस इंसान ने इसको टाइम दिया था कि इस समय हमको पैसा वापस कर देना तुम ब्याज के साथ, लेकिन वो ये वापस नहीं कर पाता है, ठीक है। और ये इंटरेस्ट तो दे रहा होता है, लेकिन इंटरेस्ट चुकाता रहता है, कभी भी वो मूल जो होता है तो वो कभी नहीं दे पाता है, ठीक है। और वो देने के लिए जो इसका लोन है वो चुकाने के लिए ये किसी और से लेता है लोन, किसी और से लोन लेता है, ठीक है। और फिर उसको भी नहीं चुका पाता है तो फिर उसका भी इंटरेस्ट देता रहता है और लोन नहीं चुका पाता है, ठीक है। तो इसको डेट डेट ट्रैप बोलते हैं। आइए अगर आपको रीड करवाना है तो रीड करवा देता हूँ। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स द टोटल borrowings requirement of the government. Borrowing not only involve repayment of the principal amount, जो मूल अमाउंट होता है, मूल भाव होता है, ऑल्सो रिक्वायर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की पेमेंट भी करनी होती है। इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीज करता है हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वैसे एक्सपेंडिचर जिससे ना तो हमारे एसेट बढ़ते हैं ना तो हमारी लायबिलिटी कम होती है, जिससे अगर हम लोग ज़्यादा एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर देंगे तो हमारे पास जिससे जिससे क्या बढ़ता है, हमारे पास रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ये एक सर्कल ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट वेयर इन गवर्नमेंट टेक्स मोर लोन एंड रीपेमेंट ऑफ अर्लियर लोन, मतलब कि दूसरे से लोन लेती है, ठीक है। और वो कंट्री जो है वो एक डेट ट्रैप में फंस जाती है, ठीक। आई होप आपको मज़ा होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया है, और ये रियल लाइफ से बहुत जुड़ा हुआ है। और इससे बहुत सारे जो मेरे हिसाब से आपको बहुत सारे इसके यूट्यूब पे आप देखोगे डेट ट्रैप से कैसे निकली, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये अलग ही बहुत बढ़िया टॉपिक है, ये अलग ही में मतलब कि रियल लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बढ़िया टॉपिक है। चलिए फिलहाल तो आपको इतना जानना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो भाई साहब अब आते हैं प्राइमरी डेफिसिट पे, लेकिन फिजिकल डेफिसिट के बारे में जितना आपको बताना था वो हो गया, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट पे आते हैं, लेकिन उससे पहले एक गड़बड़ हो गई है, जो क्या कहते हैं पीडीएफ बनाने में शायद पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गई है। ये जो फिजिकल ये जो फॉर्मूला है ये प्राइमरी डेफिसिट का नहीं है, ये प्राइमरी डेफिसिट का नहीं है, तो इसको कट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक जल्दी से फॉर्मूला बना देता हूँ। फॉर्मूला जो प्राइमरी डेफिसिट का होता है, ये प्राइमरी डेफिसिट को मैं पीडी लिख रहा हूँ शॉर्ट में। प्राइमरी डेफिसिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब ये जो फॉर्मूला होता है ये प्राइमरी डेफिसिट का होता है। ये क्या शो करता है? डिफरेंस शो करता है फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का। यानी कि फिजिकल डेफिसिट में से अगर इंटरेस्ट पेमेंट आप माइनस कर दोगे तो आ जाता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट के भी कुछ इम्प्लीकेशन होते हैं साहब, जैसे कि मैंने बताया सारे ही इम्प्लीकेशन आपको पढ़ने ज़रूरी। तो प्राइमरी डेफिसिट का जो इम्प्लीकेशन होता है बड़ा ही सिंपल होता है। इट इंडिकेट्स हाउ मच ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब इंटरेस्ट पेमेंट को हटा के कितना बोरोइंग मतलब कि कितना लोन लिया है ये वो शो करता है। और ये डिफरेंस बिटवीन होता है फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट shows the amount of interest payment on borrowings made in past। पास्ट में जो बोरोइंग मतलब कि जो लोन लिया उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है, ये किसका डिफरेंस होता है? फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट का। तो अ लो ऑफ जीरो प्राइमरी डेफिसिट indicates the interest commitments or on earlier loan have forced the government to borrow। तो ये था, क्लियर है? प्राइमरी डेफिसिट भी आपको क्लियर है।
अब हमारे जो वीडियो है, इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट जो मेरे को लगता है वो ये है कि हम यहाँ पे जितना भी पढ़ लें, ये जो जितना भी हम इसमें पढ़ लें कि जितना भी ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम जितना भी पढ़ लें, लेकिन हमें तो मतलब क्या है, हमें तो मतलब इससे, हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है इससे। क्योंकि नंबर कहाँ से आएंगे साहब, नंबर आएंगे यहाँ से, प्रैक्टिस से नंबर आते हैं। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, लेकिन आपको अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं बनाओगे, तो वो सारा व्यर्थ है। ठीक है, शुरू करते हैं साहब। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, वो ये है, इफ द बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज आर एडेड टू द बजटरी डेफिसिट वी गेट। बोरोइंग्स और अदर लाइबिलिटी को हम लोग ऐड कर देते हैं डेफिसिट बजट में, तो हम लोग को क्या मिलता है। आपको ये अगर इसका आंसर नहीं समझ आ रहा तो मैंने आपको समझाया था कि फिस्कल डेफिसिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ये हो सकता है इतना आपको समझ ना आ रहा हो, ठीक है, लेकिन ये मैं जो बोल रहा हूँ वो तो आपको समझ में आ रहा है। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स ये होता है अगर हम लोग बजट, जो डेफिसिट बजट है, अगर इतने पार्ट को हम लोग हटा दें तो डेफिसिट बजट होता है, मतलब कि बजट डेफिसिट होता है, जो भी आप बोल लो, उल्टा सीधा जो भी बोल लो, इतने को अगर हटा दें तो हम लोग कहते हैं कि ये डेफिसिट बजट है। टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, टोटल रिसीट कम है, तो ये डेफिसिट बजट है। अगर इसको हम लोग मिला दें, जो ये पार्ट है इसको हम लोग मिला दें एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स वाला, तो हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को मिलता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ आपको इस क्वेश्चन में था नहीं सीखने लायक। जो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ आपको सिखा सकता हूँ, जो सिखा सकता हूँ, सब इसमें मैंने बता दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में और ज़्यादा कुछ था नहीं। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है। क्या आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो यार, इस पे यार फोकस मत करना, ये जो नंबर है, नंबर ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन क्वेश्चन तो वही है। क्वेश्चन से मतलब है, नंबर से नहीं, क्वेश्चन नंबर से नहीं, नंबर तो सीवीटी में ज़रूरी है। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अभी तो बताया था यार, इतना ज़्यादा तो इस पर ज़्यादा गौर करने वाली बात है नहीं, अभी तो बताया था फॉर्मूला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ कैपिटल रिसीट। ये बड़ी कमाल की चीज़ है। कैपिटल रिसीट कौन सी रिसीट होती है, या तो हमारे एसेट कम हो रहे होते हैं, या तो हमारे लाइबिलिटी बढ़ रही होती है। फॉरेन डोनेशन, फॉरेन डोनेशन, ना तो हमारी एसेट बढ़ती है, ना तो हमारी लाइबिलिटी, ना तो हमारे एसेट घटते हैं, ना तो लाइबिलिटी बढ़ती है। डिविडेंड, डिविडेंड तो वो पार्ट होता है जो प्रॉफिट का हम लोग अपने शेयर होल्डर में बांट देते हैं, तो इससे भी तो हमारे ना एसेट कम हो रहे हैं, ना लाइबिलिटी बढ़ रही है। डिस इन्वेस्टमेंट एक ऐसा होता है, डिस इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैपिटल रिसीट का सोर्स बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीट। कौन सा इसमें से रेवेन्यू रिसीट नहीं है। रेवेन्यू रिसीट आपको बता दूं, जिसमें ना तो हमारे एसेट कम होंगे, ना तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ेंगी। क्लियर है। रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है, आगे देखते हैं। फॉरेन ग्रांट, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। कॉरपोरेट टैक्स, इसमें से क्या होगा। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब होता है कि लोन की पेमेंट कर देना, ठीक है, उसको कहते हैं रिकवरी ऑफ लोन। और फॉरेन ग्रांट, मतलब कि फॉरेन से ग्रांट आया है फॉरेन गवर्नमेंट को, या फिर ग्रांट दिया भी है, तो ये भी रेवेन्यू रिसीट होती है। प्रॉफिट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो साहब मेरे को तो कॉरपोरेट टैक्स लगता है, क्योंकि कॉरपोरेट टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स आता है अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है या फिर हम लोग भूल रहे हैं तो हम आगे चलते हैं, मतलब कि पीछे थोड़ा चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं।
ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में आता है, टैक्स आती है नॉन टैक्स रिसीट्स में, सॉरी टैक्स आता है टैक्स आता है रेवेन्यू रिसीट में। तो कॉर्पोरेट टैक्स तो यार नहीं होगा। इसका क्या लगता है आपको यार, नीचे कमेंट में बताओ इसका आंसर, ये आपके लिए छोड़ दिया। ठीक है, इसका नीचे मेरे को आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर, ये बड़ी दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये नीचे मेरे को कमेंट में बताओ। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फिस्कल डेफिसिट is difference between to planned expenditure and planned revenue receipt. Fiscal deficit is the difference between total planned expenditure and total planned receipt. Primary deficit is difference between total planned receipts and interest payment. Fiscal deficit is the sum of primary deficit and interest payment. हाँ, ये चौथा वाला सही है। ये कैसे सही है आपको समझाता हूँ। पीछे चलते हैं, अगर थोड़ा ऊपर और चलें तो ये मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला होता है प्राइमरी डेफिसिट का। इसको अगर उल्टा कर दें, अगर फिस्कल डेफिसिट को इधर लाएं और प्राइमरी डेफिसिट को इधर लाएं, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको उल्टा करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है फिस्कल डेफिसिट इज सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड का मतलब आप सबको पता होगा प्लस होता है, एंड ठीक है इंटरेस्ट पेमेंट। अगर इन दोनों को मिलाओगे तो फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। तो ये चौथा एकदम सही है। ठीक है, यूनियन बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय, यूनियन बजट किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, तो भैया वो होता है फाइनेंस मिनिस्टर। आपको बताया था फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया का, निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है टैक्स हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड, इसमें से कौन सा शिफ्ट किया जा सकता है। इनकम है, जिसकी इनकम है वही देगा। जीएसटी का किया जा सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज का किया जा सकता है। इसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, आप लोग को पता है। आगे बढ़ते हैं तो डैश इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट वो रिसीट होती है या तो हमारे एसेट कम हो रहे होते हैं या तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही होती है। लेकिन ये पूछ रहा है कि लाइबिलिटी बढ़ भी नहीं रही है, लाइबिलिटी नहीं बढ़ रही है, लेकिन फिर भी वो कैपिटल रिसीट है, कौन सी है। अगर बोरोइंग्स लेंगे तो भैया डेट बढ़ जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। रिकवरी ऑफ लोन देखते हैं। दिस इन्वेस्टमेंट, दिस इन्वेस्टमेंट तो मेरे को जो आंसर सही लग रहा है वो तो है डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब भाई लोग तुम बताओ नीचे कमेंट में कि इसका क्या आंसर तुमको सही लगता है। मेरे को डिसइन्वेस्टमेंट लग रहा है। और सीयूईटी का तो यही तो खास बात है कि आपको आता है नहीं आता है फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आपको फंसाने के क्वेश्चन बहुत दिए रहेंगे। ठीक है, तो मेरे को डिसइन्वेस्टमेंट लग रहा है इसका। आपको क्या लगता है? डी भी इसका ऑप्शन हो सकता है। रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन में पैसा आता है, तो मेरे को डिसइन्वेस्टमेंट लग रहा है। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट में हमारे एसेट कम होते हैं लेकिन लायबिलिटी बढ़ती ही नहीं है। ठीक है, मेरे को डिसइन्वेस्टमेंट लग रहा है। तुम लोग नीचे कमेंट में बताओगे प्लीज़ इसका आंसर कि भैया तुमको क्या आंसर लगता है। ठीक है, इफ़ इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट इज 30 करोड़, इफ इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट इज 30 करोड़ which is 25% of primary deficit, then the fiscal deficit of will be, fiscal deficit will be। इसके लिए साहब मेरे को कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट पेमेंट कितनी की, इंटरेस्ट पेमेंट कितनी की गई है, इंटरेस्ट पेमेंट की गई है 30 करोड़। ठीक है,
और जो प्राइमरी डेफिसिट है जो, वो है 25% ऑफ फिजिकल डेफिसिट का। तो बढ़िया सवाल है। प्राइमरी डेफिसिट जो है वो है फिजिकल डेफिसिट का 25%। तो कैसे निकालेंगे अब? देखो, तो निकालने के कुछ तरीके हो सकते हैं। अब मैं इसको वैसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि भाई तो तुम क्वेश्चन जो लाते हो उसके आंसर तुम लोग को पहले से पता होता है। अब देखो, अगर मेरे को पहले से पता होता है फट से टिक कर देता मैं, लेकिन मैं कॉपी पेन लेके इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो एक स्टूडेंट के तौर पे अगर मैं सॉल्व करूँ इसको, तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा वो थोड़ा सा आपको अगले कुछ 1-2 मिनट में आपको बताता हूँ। देखो, पहले मेरे को सॉल्व कर लेने दो। इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट इज 30 करोड़, इंटरेस्ट पेड किया है 30 करोड़, और प्राइमरी डेफिसिट का जो प्राइमरी डेफिसिट है वो 25% है फिजिकल डेफिसिट का। तो इसमें कैसे निकालेंगे हम लोग को, फिजिकल डेफिसिट कैसे निकालेंगे? इफ इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट इज 30 करोड़ व्हिच इज 25% ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। अच्छा, ये जो 30 करोड़ है ये किसका, ये प्राइमरी डेफिसिट का 25% है, ठीक है? तो प्राइमरी डेफिसिट का 25% है, तो अगर मैं बस निकालता हूँ, ठीक है, सॉरी बाकी का 75% निकालता हूँ, तो कितना आएगा? तो सब आएगा कुछ हो गया साहब, हो गया। बहुत ही ट्रिकी सवाल था, लेकिन कुछ लोगों के लिए इजी और कुछ लोगों के लिए हल्का सा टफ होगा ये सवाल। लेकिन बहुत छोटा सवाल था, बस हल्की सी आपको मैथ अगर करनी थी, जिसकी मैथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी जैसे कि मेरी, तो आपको हल्का सा 1-2 मिनट टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप बाकी क्वेश्चन को बहुत जल्दी जल्दी अगर 10 सेकंड 15 सेकंड में कर देते हो, तो आपके पास बहुत टाइम बचता है रात एकदम लास्ट में, तो आप ये वाला आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, इसमें आप 2 मिनट 3 मिनट ले सकते हो। तो कैसे सॉल्व होगा आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन में दिया गया है कि इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो 30 करोड़ है, जो कि 25% है प्राइमरी डेफिसिट का। फिजिकल डेफिसिट क्या होगा? तो अगर आपको प्राइमरी डेफिसिट पता चल जाए तो इसका आंसर निकल आएगा। हमें निकालना प्राइमरी डेफिसिट है मेनली, ठीक है? तो आपको ये समझा देता हूँ मैं कैसे करना है, जैसे कि, और हाँ, एक बात और याद रखना, जिसने भी इसको कर लिया है वो आगे स्किप कर सकता है वीडियो को, ठीक है? यहाँ पे अपना टाइम मत वेस्ट करना कि आपने ये कर भी लिया है फिर भी आप देख लो। टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं, ठीक है? जिसका सॉल्व नहीं हुआ है उसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ एक बार, क्योंकि ये मेरे को भी करने में 2 मिनट लगा है, 2-3 मिनट लगा है, ठीक है? तो जब मेरे को लगता है, जब मेरे से ही कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो मैं कैसे फिर वो दूसरे को ना समझाऊं, ठीक है? मैं आपको समझा देता हूँ। क्या दिया गया है? इंटरेस्ट दिया गया है, इंटरेस्ट पे दिया गया है, कितना दिया गया है? 30 करोड़, ठीक है? जो जो 25% है, 25% है किसका? प्राइमरी डेफिसिट। तो हमें प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, ठीक है? इसको पहले हल्का सा और अच्छे से लिख लेते हैं। 30 करोड़ जो कि इंटरेस्ट है, 25%, और ये प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है? तसल्ली से सॉल्व करते हैं। अब प्राइमरी डेफिसिट यहाँ पे है, तो प्राइमरी डेफिसिट को यहाँ पे लाना है, ठीक है? जब हम प्राइमरी डेफिसिट को यहाँ पे लाएंगे और 30 को प्राइमरी डेफिसिट की जगह पे लाएंगे, तो ये जो ये है मतलब कि 25/100 ये उल्टा हो जाएगा साइन। इतनी मैथ आप लोग को आती होगी, नहीं आती होगी तो कहीं से सीख लो भैया, इतनी मैथ फ्रैक्शन है किसी, ठीक है? तो ये प्राइमरी डेफिसिट उल्टा हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल 25 आ जाएगा।
और यहाँ पे आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे, 5 5 ज़ा 5 5 20 ज़ा 100। अब इसको आप काटोगे 5 4 ज़ा, और 4 को जब मल्टीप्लाई करोगे 30 से तो आएगा 120। अब हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट भी दिया है, हमको इंटरेस्ट पेमेंट भी दिया है, हमसे खाली पूछ रहा है कि भैया बता दो फिस्कल डेफिसिट कितना होगा। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन भी, पिछले वाले क्वेश्चन या फिर पिछले से पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये बताया था कि प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट को प्लस कर दोगे तो हमारा आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट। प्लस कर दो भैया, 120 है प्राइमरी डेफिसिट और इंटरेस्ट है हमारा 30, यानी कि 150 करोड़ हमारा फिस्कल डेफिसिट आ गया। 150 करोड़ हमारा फिस्कल डेफिसिट आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखते 150 करोड़ है, हाँ है। ये बढ़िया आराम से टिक कर दिया। इस क्वेश्चन में मज़ा आया है। देखो जो क्वेश्चन होता है ना, उसमें अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का आता है आपको। फिर उस कॉन्फिडेंस से जो आप कमाल करते हो, फिर वो किसी भी नॉलेज से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। डैश आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी, कॉज अ रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कैपिटल रिसीट कहते हैं। या तो हमारी लायबिलिटी बढ़ा रहा है, या तो हमारे एसेट को कम कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल रिसीट कहते हैं। बहुत बढ़िया। कोविड-19 के दौरान इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फ्री फूड टू द कोविड पेशेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? ये एक्सपेंडिचर हो रही है तो पता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? या तो हमारे एसेट बढ़ते हैं या तो हमारे लायबिलिटी कम होती है। तो ये तो भैया, ये तो खाना खिला रहे हैं फ्री, मतलब कि फ्री में खाना खिला रहे हैं, तो ये तो ना हमारे एसेट बढ़ रहा है ना तो हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस खत्म। एक जो क्वेश्चन सर आपको मेरे को बताना है वो है ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे को बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप ये वाला क्वेश्चन आप मेरे को बताएं, और इसके अलावा कुछ भी दिक्कत परेशानी हुई हो अगर पूरे चैप्टर में कहीं, तो वो भी आप नीचे बताइए। बाकी थैंक यू सो मच आप सभी का जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखा, सीखा। और ये बात करते हैं PDF कहाँ मिलेगी? PDF मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पे, जिसको हम लोग शॉर्ट में टेले बोलते हैं। मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी सॉरी। ठीक है, टेलीग्राम पे मिलेगी। और टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? बड़ा सिंपल है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और बस आई थिंक इतना काफ़ी है आप सभी के लिए। CUET 2024 में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आएंगे, नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। वो कहाँ पे हमारे वो कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? वो प्रैक्टिस करेंगे हमारे कम्युनिटी टैब में। बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। आप लोग जब सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को तो आपके 10 से नोटिफिकेशन बच जाएगा कि क्वेश्चन आ गया है। वहाँ पे आप क्वेश्चन का आंसर करोगे तो आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपका गलत होगा तो नीचे कमेंट में भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो साहब ये था ये चैप्टर। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बड़े ही पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा। और एंड करते हैं अब इस वीडियो को, और मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, किसी और नए चैप्टर में, किसी और नई वीडियो में, किसी और नए चैप्टर के साथ। उल्टा बोल दिया था शायद, कोई बात नहीं। एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।